प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है वीबीटी और एमओटी दोनों का कंपैरिजन स्टडी और दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन B2H6 की क्या संरचना होती है इस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर एमओ डायग्राम ऑफ NO प्लस और CO जो मॉलिक्यूल है उसका बंध क्रम और प्रकृति क्या होती है इस पर डिस्कस किया था। तो देखिए, जो हमने डिस्कस किया था वीबीटी और एमओटी थ्योरी पर, अब उनमें से हम कंपैरिजन करें तो दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी है और क्या क्या इनके बीच में डिफरेंसेस है, क्या क्या समानता है और क्या क्या इनके बीच में विभिन्नता है, अंतर है। तो वीबीटी सिद्धांत शुरुआत में हमने पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत, और एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। संयोजकता बंध सिद्धांत में पढ़ा था अपन ने कि जब दो परमाणुीय कक्षक एक दूसरे के या दो परमाणु जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उन परमाणु कक्षकों में अगर इलेक्ट्रॉन का चक्रण एक दूसरे के विपरीत है तो वे आपस में जुड़ करके अणु कक्षक बनाते हैं, अतिव्यापन होता है, ओवरलैपिंग होती है, अलग अलग ऑर्बिटल आपस में जुड़ करके लगभग समान ऊर्जा के ऑर्बिटल होते हैं और वो मिलकर के आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं और इस प्रकार से उन मॉलिक्यूल के अंदर सहसंयोजी बंध उपस्थित होता है। तो देखिए, इसमें जो समानताएं हैं उन समानताओं के अंदर सबसे पहला कि दोनों सिद्धांत कोवैलेंट बॉन्ड के निर्माण को स्पष्ट करते हैं। वीबीटी सिद्धांत के अनुसार भी परमाणु कक्षक आपस में जुड़कर के जो आणविक कक्षक बनाते हैं उस समय दोनों कक्षक अपने अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करके सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं। और एमओटी थ्योरी के अकॉर्डिंग भी जब एटॉमिक ऑर्बिटल परमाणु कक्षक ओवरलैपिंग करते हैं तो वो इंटरमिक्स होकर के आणविक कक्षक का निर्माण होता है, तो उस समय भी सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। यानी दोनों सिद्धांत है वो कोवैलेंट जो बॉन्ड होता है उसके बनने को स्पष्ट करते हैं। दूसरा है, दोनों सिद्धांत के अनुसार दोनों परमाणुओं के परमाणविक कक्षक अतिव्यापन से सहसंयोजक बंध बनाते हैं। जो परमाणु कक्षक होंगे अलग अलग परमाणु के, वो आपस में अतिव्यापन करते हैं, ओवरलैपिंग होती है और अतिव्यापन के दौरान सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। वीबीटी में पढ़ा था कि जब दो परमाणु कक्षक इस प्रकार से आपस में जुड़ते हैं तो उन दोनों परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से सिग्मा बंध सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। SS कक्षक है या फिर एक S कक्षक है, दूसरा P कक्षक है। और एमओटी थ्योरी के आधार पे हमने डिस्कस किया था कि जब दो अलग अलग परमाणु कक्षक आते हैं तो उन दो परमाणु कक्षकों में त्वरण फलन के अकॉर्डिंग योग भी होता है और सब्सट्रैक्शन भी होता है। तो जब दो त्वरण फलनों का योग होता है तो आधे उसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और कुछ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो दोनों सिद्धांत ये स्पष्ट करते हैं कि जब परमाणु कक्षक आपस में एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उसके बीच में ओवरलैपिंग होती है और उस ओवरलैपिंग के थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तीसरा है, दोनों सिद्धांत मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन आवेश परमाणविक नाभिकों के बीच केंद्रित रहते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन आवेश होता है दोनों परमाणु अलग अलग हैं
और वो जब दोनों परमाणु एक दूसरे के आपस में जुड़कर के अणुकक्षक बनाते हैं तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वो नाभिकों के बीच में ही केंद्रित रहता है। तो दोनों सिद्धांत मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन आवेश परमाणविक और नाभिकों के बीच में केंद्रित रहते हैं। दोनों सिद्धांत के अनुसार सहसंयोजक बंध में दिशात्मक गुण पाया जाता है, यानी जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो डायरेक्शनल, यानी जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल किसी डायरेक्शन के थ्रू ओवरलैप करते हैं तो उस समय बनने वाला जो बंध होता है कोवेलेंट वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो हमेशा सहसंयोजी जो बंध होगा उसका निर्माण दिशात्मक गुण, यानी जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होगी जो एटॉमिक ऑर्बिटल की किस डायरेक्शन में आकर के ओवरलैप करते हैं तो उससे जितना ज्यादा ओवरलैपिंग का एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, तो बनने वाला कोवेलेंट बॉन्ड भी उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये इसके अंदर कुछ समानता है। अब इसमें अपन डिफरेंस देखें तो देखिए इसमें क्या क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। डिफरेंसेस देखिए वीबीटी और एमओटी थ्योरी के अंदर क्या डिफरेंस है। तो वीबीटी सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो परमाणु कक्षक होते हैं वो मिलकर के आणविक कक्षक बनाते हैं तो वो कैसे होते हैं, एक केंद्रीय होते हैं। अभी बात की थी जैसे परमाणु कक्षक है और दूसरा परमाणु कक्षक है, जब इनके बीच में अतिव्यापन होता है तो अतिव्यापन के बाद में इस तरह से सिग्मा बंध बनने के बाद दोनों परमाणु कक्षक होते हैं वो एक केंद्रीय होते हैं। एमओटी थ्योरी के अनुसार जब दो परमाणु कक्षक अतिव्यापन करते हैं तो इस प्रकार से दोनों के अतिव्यापन से ये एक बहुकेंद्रीय आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। ये एक केंद्रीय होते हैं, ये बहुकेंद्रीय होते हैं। दूसरा देखिए वीबीटी के अनुसार बंध निर्माण के पश्चात अणु में उपस्थित परमाणु कक्षक की पहचान बनी रहती है। जब दो परमाणु कक्षक इस तरह से अतिव्यापन करके आणविक कक्षक बनाते हैं तो उन आणविक कक्षक के अंदर इन परमाणु कक्षकों की पहचान है वो बनी रहती है। जबकि एमओटी थ्योरी के अनुसार जब परमाणु कक्षक आपस में ओवरलैपिंग करके आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं तो उस समय इन परमाणु कक्षकों की पहचान है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इस सिद्धांत के अनुसार एमओटी के अनुसार बंध निर्माण के पश्चात अणु में परमाणु कक्षकों की पहचान है वो समाप्त हो जाती है। तीसरा, इस सिद्धांत से O2 मॉलिक्यूल और B2 के अणुचुंबकीय गुणों को नहीं समझाया जा सकता। वीबीटी सिद्धांत के आधार पर हम O2 और B2 जो मॉलिक्यूल होते हैं उसकी अणुचुंबकीय प्रकृति होती है, उस अणुचुंबकीय प्रकृति की व्याख्या नहीं की जा सकती। जबकि एमओटी थ्योरी के आधार पर O2 और B2 जो मॉलिक्यूल होते हैं ये अणुचुंबकीय प्रकृति दर्शाते हैं, इसलिए अणुचुंबकीय गुणों की व्याख्या एमओटी थ्योरी के आधार पर कर सकते हैं। चौथा है, इससे आणविक स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती और ये सिद्धांत आणविक स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। जो स्पेक्ट्रम होता है आणविक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रा जो यूवी विजिबल जो रेडिएशंस होते हैं उसके थ्रू जो मॉलिक्यूल का जब स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है तो उस स्पेक्ट्रा की व्याख्या हम वीबीटी से नहीं कर सकते जबकि एमओटी थ्योरी के आधार पर की जा सकती। तो ये इनके अंदर दोनों में डिफरेंस है। तो एग्जाम में सवाल अगर पूछा जाए कि वीबीटी और एमओटी थ्योरी में क्या समानता और क्या क्या असमानता है तो आप लिख सकते। अब हम नेक्स्ट आगे बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन B2S6। देखिए क्या होती है डाइबोरेन की संरचना। नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। जो डाइबोरेन मॉलिक्यूल है उसकी संरचना क्या होती है, B2H6 डाइबोरेन है B2H6। तो डाइबोरेन के अंदर आप देख रहे हैं दो बोरॉन परमाणु और उससे जुड़े 6 हाइड्रोजन परमाणु हैं। अब जो डाइबोरेन होता है उसके पास में टोटल
बोरॉन, दो बोरॉन परमाणु के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन परमाणु के पास उपस्थित 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल इनके पास में 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 12 इलेक्ट्रॉन्स 7 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में सफिशिएंट नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें 2 बोरॉन परमाणु है और 6 हाइड्रोजन परमाणु है। तो 6 हाइड्रोजन परमाणु बोरॉन के साथ 6 बॉन्ड वो बनाएंगे और एक बॉन्ड होगा वो बोरॉन बोरॉन परमाणु के बीच में बनता है। तो टोटल इसमें 7 कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, जो कि इसके पास में जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो टोटल कितने हैं, 12 इलेक्ट्रॉन से। तो 12 इलेक्ट्रॉन से ओनली फॉर 6 कोवैलेंट बॉन्ड बन सकता है, जबकि डाइबोरेन की अपन देखें मॉलिक्यूल को तो इसमें टोटल 7 जो बॉन्ड्स है कोवैलेंट बॉन्ड है वो बनने चाहिए, इसलिए 12 इलेक्ट्रॉन से 7 बॉन्ड का बनना पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर क्या हुआ कि इस डाइबोरेन की संरचना के लिए कुछ तथ्य यानी कुछ बेस लिया और उस बेस के आधार पर हम इनकी संरचना को स्पष्ट किया और उसमें कहा गया कि जो डाइबोरेन होते हैं उसमें 4 हाइड्रोजन परमाणु तो बोरॉन परमाणु के साथ में जुड़े हुए रहेंगे, जिसको टर्मिनल हाइड्रोजन परमाणु कहा जाता है, सीमांत हाइड्रोजन परमाणु कहा जाता है, जो 4 सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए रहते हैं। इसके अलावा जो 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वो दोनों बोरॉन परमाणु के बीच में एक ब्रिज, एक सेतु के रूप में जुड़े हुए रहते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन और दूसरा भी बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन, दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ब्रिज संरचना का निर्माण करते हैं। तो इस संरचना के अंदर यहाँ पर बोरॉन हाइड्रोजन के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1.33 एंगस्ट्रॉम और इस बोरॉन और हाइड्रोजन जो टर्मिनल हाइड्रोजन सीमांत हाइड्रोजन है उनके बीच की डिस्टेंस 1.19 एंगस्ट्रॉम होती है। यहाँ पर बोरॉन हाइड्रोजन टर्मिनल हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड एंगल है वो 121 डिग्री का, तथा अंदर वाले जो ब्रिज हाइड्रोजन परमाणु के साथ बोरॉन का जो बॉन्ड एंगल है वो 97 डिग्री का होता है। दैट मीन्स जो B2H6 मॉलिक्यूल है उसके अंदर 6 हाइड्रोजन परमाणु है वो सेम प्रकार के नहीं होते हैं, यानी उसमें से ओनली 4 हाइड्रोजन परमाणु वो सेम है और 2 हाइड्रोजन परमाणु है डिफरेंट है। इसके लिए इन्होंने कुछ तथ्य स्पष्ट किया कि जब इस डाइबोरेन की विक्रिया ट्राइमेथिल बोरॉन के साथ में करवाई गई तो देखा गया कि इसमें से ओनली 4 हाइड्रोजन परमाणु है वो 4 मेथिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ये जो 4 टर्मिनल हाइड्रोजन परमाणु है यहाँ पर रिएक्शंस होती हैं और 4 मेथिल समूह है वो इसके द्वारा टेट्रामेथिल बोरॉन से विक्रिया करवाई जाएगी। तो 4 हाइड्रोजन परमाणु होंगे वो 4 मेथिल समूह द्वारा क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं और एक कंपाउंड प्राप्त होता है B2H2CH3 का होल 4। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन परमाणु तो एज इट इज है और 4 हाइड्रोजन परमाणु में उन 4 हाइड्रोजन परमाणु का मेथिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। अतः 4 हाइड्रोजन परमाणु समान तथा 2 हाइड्रोजन परमाणु कैसे हैं, भिन्न है। एक तो ये पता लग गया कि जो संरचना है इसकी विक्रिया टेट्रामेथिल बोरॉन के साथ जब करवाएगी तो ओनली 4 हाइड्रोजन परमाणु है वो 4 मेथिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हुआ। इट मींस इसमें 6 के 6 हाइड्रोजन परमाणु समान प्रकार के नहीं है। दूसरा इसमें ये देखा गया कि जब NMR यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और रमन जो स्पेक्ट्रा है इसकी स्टडी की गई स्पेक्ट्रा के आधार पर,
तो उसमें भी पाया गया कि जो 4 हाइड्रोजन परमाणु है वो अलग प्रकार से सिग्नल देते हैं, संकेत देते हैं, और 2 हाइड्रोजन परमाणु उनका अलग से संकेत आता है। इट मीन्स 4 हाइड्रोजन परमाणु है जो एक ही संकेत देते हैं, इसकी प्रकृति सेम है, और 2 हाइड्रोजन परमाणु है जो अलग प्रकार का संकेत देते हैं, ये हाइड्रोजन परमाणु अलग है। अब आगे जब इसकी संरचना एमओटी थ्योरी के आधार पर दी गई तो एमओटी सिद्धांत के अनुसार भी डाइबोरेन है वो एक सेतु संरचना, ब्रिज संरचना के रूप में उपस्थित होता है। ब्रिज संरचना का मतलब होता है जैसे कि एक बोरॉन परमाणु है, दूसरा बोरॉन परमाणु है, और इस बोरॉन परमाणु से जुड़ा एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, फिर इस बोरॉन परमाणु है इससे जुड़ा एक हाइड्रोजन परमाणु और दूसरा हाइड्रोजन परमाणु, ये एक तल के अंदर होते हैं, एक ही तल में होंगे, और ब्रिज वाले जो हाइड्रोजन परमाणु होंगे इस बोरॉन और इस बोरॉन के इस प्रकार से ऊपर की तरफ एक ब्रिज बनेगा, और इस बोरॉन और इस बोरॉन के एक नीचे की तरफ इस तरह से ब्रिज बनेगा। तो इस प्रकार से इसकी सेतु संरचना होती है। तो एमओटी सिद्धांत के अनुसार अपन देखें तो दोनों बोरॉन परमाणु होते हैं वो sp3 संकृत अवस्था में होते हैं। ये जो बोरॉन परमाणु है इस बोरॉन परमाणु के अंदर ये भी बोरॉन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और ये बोरॉन परमाणु भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब इसके पास में टोटल एक s कक्षक और 3 p कक्षक मिलकर के 4 sp3 संकृत कक्षक होते हैं। अब 4 sp3 संकृत कक्षक में से 3 sp3 संकृत कक्षक में तो इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, और तीसरा इसके अंदर जो sp3 संकृत कक्षक होता है वो क्या होता है, वैकेंट होता है, क्योंकि बोरॉन होता है उसके संयोजी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 sp3 संकृत कक्षक में प्रेजेंट होंगे, और एक इसके अंदर sp3 ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, वैकेंट होता है। इसी प्रकार से इस बोरॉन परमाणु के पास में भी 3 sp3 संकृत कक्षक है, और इन 3 sp संकृत कक्षक में से 3 के पास तो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, और एक इसके पास में sp3 संकृत कक्षक होता है वो वैकेंट होता है। अब इस बोरॉन परमाणु की बात करें तो इसका एक sp3 संकृत कक्षक हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षक से अतिव्यापन करेगा, और इसके साथ में एक सिग्मा बंध बनाएगा। तो यहाँ पर एक sp3 s अतिव्यापन के द्वारा सिग्मा बंध बनता है। इसी प्रकार से इसका एक sp3 हाइड्रोजन परमाणु के sp3 संकृत कक्षक से अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाएगा, और इस बोरॉन परमाणु में भी एक sp3 संकृत कक्षक हाइड्रोजन के 1s कक्षक से अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाएगा, और इस हाइड्रोजन परमाणु का भी बोरॉन के sp3 संकृत कक्षक से अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध बनता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि बोरॉन हाइड्रोजन जो टर्मिनल हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वो आपस में sp3 s अतिव्यापन द्वारा 4 सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। अब इस बोरॉन परमाणु के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, और इस बोरॉन परमाणु के पास में भी एक इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद में जो हाइड्रोजन परमाणु आता है उस हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है, और इस हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 2 है, एक बोरॉन परमाणु का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन, और इधर इस बोरॉन का एक खाली sp3 संकृत कक्षक है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर के बीच में बंध बना रहे हैं, 2 बोरॉन परमाणु और एक हाइड्रोजन परमाणु, तीनों एटम के बीच में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मिलकर के इस तरह से बंध बनाते हैं, इसलिए इसको 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहा जाता है। डाइबोरेन के अंदर 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मतलब यहाँ पर 3 सेंटर है, 2 बोरॉन परमाणु और एक हाइड्रोजन, तो ये आपस में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन परमाणु का और इस एक बोरॉन का। इसी प्रकार से इस बोरॉन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन इस बोरॉन के sp3 संकृत जो वैकेंट है इसके साथ में अतिव्यापन करके ये भी 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड
बनाता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है। तो आप देख रहे हैं जो डाइबोरन स्ट्रक्चर में जो 2 हाइड्रोजन परमाणु ब्रिज संरचना के रूप में जुड़े होते हैं वो आपस में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। और दूसरे जो 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं उनके अंदर ओनली फॉर 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पर 2 ही सेंटर है, एक बोरॉन और एक हाइड्रोजन परमाणु, और दोनों का एक बोरॉन परमाणु का इलेक्ट्रॉन और दूसरा हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहा जाता है। तो एमओटी थ्योरी के आधार पर ये डिस्कस किया गया कि जो दोनों बोरॉन परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, इनके पास में एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है जो हाइड्रोजन परमाणु के और दूसरे परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन से आपस में अतिव्यापन करके एक ब्रिज बॉन्ड का निर्माण करते हैं, जिसको 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहा जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या होते हैं, तो वो उसका डाइबोरन से रिलेशन होता है। डाइबोरन होता है उसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु है वो ब्रिज संरचना के रूप में 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से जो डाइबोरन होता है उसकी संरचना एक सेतु संरचना होती है जिसमें 4 हाइड्रोजन परमाणु, जिसको सीमांत हाइड्रोजन परमाणु कहा जाता है वो, और 2 बोरॉन एटम एक ही तल के अंदर, और 2 हाइड्रोजन परमाणु होता है वो तल की एक ऊपर की तरफ और दूसरा नीचे की तरफ स्थित होता है। इस प्रकार से डाइबोरन के अंदर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये एक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होता है। तो आप इसकी एमओटी जो थ्योरी उसके आधार पर लिख सकते हैं कि दोनों बोरॉन परमाणु sp3 संकृत होते हैं, जिसमें एक बोरॉन परमाणु का sp3 संकृत कक्षक हाइड्रोजन परमाणु के साथ में और दूसरा भी हाइड्रोजन परमाणु के साथ में sp3s अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बॉन्ड बनाता है जो कि 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, और बीच वाले जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वो दोनों परमाणु के साथ में एक sp3 संकृत कक्षक बोरॉन परमाणु का, दूसरा वैकेंट sp3 संकृत कक्षक और हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में एक ब्रिज बॉन्ड बनता है, इसलिए इसे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहा जाएगा। तो इस प्रकार से 4 हाइड्रोजन परमाणु 4 सिग्मा बंध के द्वारा सीमांत एक ही तल के अंदर और 2 हाइड्रोजन परमाणु सेतु संरचना के रूप में उपस्थित होते हैं, अतः डाइबोरॉन अर्थात वो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होता है। तो विशेषकर इस डाइबोरॉन का 100% एग्जाम में हर बार सवाल पूछा जाता है, शॉर्ट नोट पूछते हैं या फिर डायरेक्ट 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या होता है, इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। तो ये था आपकी जो फर्स्ट यूनिट इनऑर्गेनिक की जो सिलेबस के अंदर वो आज यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर दिया फर्स्ट यूनिट को। अब हम नेक्स्ट इससे संबंधित जो किस प्रकार से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन पर कुछ डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट यूनिट करेंगे। ओके, थैंक यू।